हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, मैं बात करूँ, अपन ने क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी रिसोर्सेज, यानी अपन ने अपनी जो क्लास 8 की जो सोशल स्टडीज़ की जो बुक है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की, उसके अंतर्गत अपन ने हिस्ट्री में 2 चैप्टर देख लिए थे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसके बाद सेकंड चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और आज अपन जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, जो अपन सीखने वाले हैं, वो चैप्टर है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। और इसमें अपन, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस चैप्टर में जो रिसोर्सेज चैप्टर है, ये बुक में 4-5 पेज दे रखा है, लेकिन अपन इसमें इस वीडियो लेक्चर में इसे मात्र कम समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पता है अपने सोशल स्टडी के 3 पार्ट है। पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ज्योग्राफी यानी भूगोल का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो रिसोर्स यानी संसाधन। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब मैं बात करूँ सबसे पहले डेफिनेशन, भाई क्या डेफिनेशन होती है रिसोर्सेज की, संसाधन की क्या परिभाषा है। तो संसाधन में सबसे पहले देखो जो रिसोर्स है, जो अपना रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो तो सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर विच satisfy basic needs are called resources। ठीक है, तो रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे कि भाई सब्सटेंस, ऐसे तत्व जो कि प्रोवाइड यानी उपलब्ध, कौन उपलब्ध कराता है, नेचर, प्रकृति, विच सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, जो कि हमारी मूलभूत यानी जो हमारी बेसिक नीड है उनको पूरी करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। तो डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसकी रिसोर्स क्या होगी, डेफिनेशन संसाधन की। भाई कोई भी वस्तु संसाधन कब होगी, जब वो हमारी बेसिक नीड को फॉलो करेगा। अब एग्जाम्पल जैसे आपको मान लो फुलफिल करेगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल रिसोर्स है, अब रिसोर्स जैसे वाटर है, पानी है। अब पानी हमारी बेसिक नीड को करता है, वो कुकिंग में हमारे लिए पकाने में काम आता है। इसके अलावा पानी में अपना एग्रीकल्चर, खेती करते हैं तो पानी काम आता है। यानी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें अपना वाटर है, जो पानी है, वो काम ना आए। तो रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग है भाई एवरीथिंग, सब्सटेंस जो कि प्रोवाइड बाय नेचर द्वारा प्रोवाइड होता है और जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, क्या कहलाता है, रिसोर्स। तो एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एयर। जो ये पूरी हवा देखते हैं अपन, तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो एयर हमारी बेसिक नीड है। भाई ब्रीद लेना, वी कैन ब्रीद विद एयर, हम एयर में तो लेते हैं श्वास, अगर एयर नहीं हो तो अपन श्वास नहीं ले सकते। तो ये हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स हुआ नहीं हो, एयर, वाटर हो गया एंड लैंड। ये तो बहुत अपने बेसिक रिसोर्स है नहीं है, यानी भूमि, पानी, वायु और लैंड, ये तीनों हमारे क्या है, बेसिक जो हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो इन तीनों क्या बोलते हैं, इन तीनों क्या बोलते हैं, रिसोर्स। ठीक है, अब रिसोर्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपना जो अगली चीज़ है, वो अपन जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वो अपना वैल्यू ऑफ रिसोर्स, यानी कोई भी रिसोर्स की वैल्यू वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई टाइम और टेक्नोलॉजी। देखो टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब कोई भी रिसोर्स है, तो देखो अगर टाइम के साथ, जैसे मान लो पहले कोई मेटल थी, कॉपर थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या था, कोई जानता नहीं था मेटल को, कॉपर है या फिर सोना है, गोल्ड है, इनको कोई जानता नहीं था। लेकिन जो टाइम बदला इनका, जो टाइम चेंज हुआ, तो आज इनकी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और टेक्नोलॉजी यानी देखो, जैसे एक सिंपल अपना एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक आयरन और है, यानी आयरन का इस्पात, यानी जो लोहा होता है, जब इस्पात की फॉर्म में होता है तो लचीला होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, तो उसमें उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जो इसमें अगर अपन टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, अपनी तकनीकी ऐड करेंगे, ठीक है, तो जब अपन टाइम और टेक्नोलॉजी अपन ऐड करते हैं, तो उस रिसोर्स से क्या, आयरन और से वो क्या बन जाता है, आयरन बन जाता है। ठीक है, हार्ड आयरन, कठोर आयरन बन जाता है, जिनका अपन यूज़ रेलिंग में करते हैं, ट्रेन के डिब्बे बनाने में, बहुत सारे यूज़ आप आयरन का हर जगह, किवाड़ बनाने में, चिकलो, इतनी सारी चीज़ों में। तो वो उसका रीज़न क्या, टेक्नोलॉजी का अपन ने उपयोग किया। ठीक है, तो इस वजह से टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्स की चीज़ को बदल सकता है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कौन, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो एक जैसे सिंपल एक रिसोर्स में क्या होता है, एक तो होता है इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, एक इकोनॉमिक उसकी वैल्यू होती है, और दूसरी होता है नेचुरल वैल्यू,
वैल्यू। देखो जैसे मान लो एक वाटरफॉल है, यानी एक झरना है, वाटरफॉल में जानते हो झरना है एक। अब झरना जब वो बह रहा है, ठीक है, झरना जब मान लो झरने से पानी आ रहा है, ठीक है, झरने से पानी आ रहा है, ठीक है, झरने से वाटरफॉल मान लो, है ना। अब इसमें पानी आ रहा है तो जब तक तो उसका नेचुरल वैल्यू है इसके लिए, ठीक है, अपने लिए प्राकृतिक वैल्यू है, अपन पानी पी सकते हैं, बस इतना यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इतना इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ये अपन ने जो वाटरफॉल है, इसका अगर अपन ने क्या करेंगे, इसी पानी का यूज़ करके, इस वाटर का यूज़ करके अगर अपन ने क्या जनरेट कर ली, इफ़ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसी का यूज़ करके अपन ने क्या जनरेट कर ली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानते हो आप, बिजली। अगर इस पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इस जो वाटरफॉल है इसमें अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू कैसी हो जाएगी, आर्थिक वैल्यू हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उस बिजली को बेचकर और उससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू कब बढ़ जाएगी, जब हम रिसोर्स को अपने टेक्नोलॉजी, टाइम, ठीक है, इनका जब यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ आप ऐड करते हो, स्किल एंड लेबर, स्किल एंड लेबर। तो ये किसी भी रिसोर्स को करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको अपने योग्य, यानी अपने काम आ सके ऐसी चीज़ योग्य बनाते हैं। तो किसी भी रिसोर्स की जो वैल्यू है वो आपके सामने ये कंप्लीट हो गया, टाइम, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड लेबर, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आगे बात करूँ कि भाई रिसोर्स की जो वैल्यू है, इसी के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ रिसोर्स है वो एक चीज़ के ऊपर और डिपेंड करती है। और जो किसी भी रिसोर्स है वो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे मान लो पेट्रोल है, एग्जांपल, पेट्रोल एक रिसोर्स है, काम आता है अपनी बेसिक नीड फुलफिल, ट्रांसपोर्ट में काम आता है, यातायात में अपन कहीं भी जाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल काम आ रहा है, अब उसके प्लेस टू प्लेस वैल्यू अलग है, इंडिया में अलग है, नेपाल में अलग है, ठीक है, अमेरिका में अलग है, चाइना में अलग है, अलग अलग जहाँ पे मान लो जैसे सऊदी अरब, वहाँ पे तो पेट्रोल खूब हो रहा है, वहाँ से तो उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे कम होगी ना वैल्यू बजाय इंडिया की, ठीक है, अदर कंट्री की। तो रिसोर्स की वैल्यू टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में देखो, सबसे पहले 3 प्रकार का जो संसाधन है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्स, कौन सा, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा रिसोर्स होता है वो होता है अपना ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। और नंबर 3 होता है ह्यूमन रिसोर्स, नंबर 3 है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं आराम से। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, इसके नाम से स्पष्ट है। अब इसके डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो क्वेश्चन का आप आराम से लिख सकते हो ना। नेचुरल रिसोर्स मतलब दी रिसोर्स हु कैन गेन फ्रॉम द नेचर, ठीक है, एंड फुलफिल द ओवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से। अरे भाई इनको अपन नहीं बना रहे, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से नहीं बनाते, ये हमें नेचुरल मिलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते हो नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन से, अपना पहला कौन सा हो गया, एयर, ठीक है, वाटर, ठीक है, विंड, हवा, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स आप बोल सकते हो। तो ये सब क्या है, अपने नेचुरल रिसोर्स है। अरे भाई एयर अपन अब तो आर्टिफिशियली बनाने लग गए, लेकिन पहले क्या होता था, नेचुरली मिलती इतनी सारी जो हवा है वो सब नेचुरल ही है। दूसरा वाटर, तो वाटर भी अपना नेचुरल है, और विंड, तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है। कहाँ से प्राप्त होता है, नेचर से, और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब देखो इसमें जो नेचुरल रिसोर्स है, अब उसमें आपकी बुक में 2 टाइप बता रखे हैं इसके, नेचुरल रिसोर्स के 2 प्रकार बता रखे हैं, ठीक है। पहला रिसोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब मोस्टली आ भी सकता है और आया भी होगा पिछली बार जो बोर्ड्स है उसमें। तो मैं बात करूँ, पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप का होता है, पहला कौन सा होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है, देखो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या है, these natural resources that we can replace and there has unlimited stock, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जिनका स्टॉक क्या है, असीमित भंडार है, यानी उनका अपन यूज़ करेंगे ना खूब तो भी वो बीतेंगे नहीं आराम से, इतने भरे हुए हैं वो। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि क्या है, अनलिमिटेड स्टॉक है, जिनका स्टॉक कैसे है, अनलिमिटेड। कैसा स्टॉक है, अनलिमिटेड, यानी ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, अनलिमिटेड स्टॉक है, और जिनको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब जैसे एग्जांपल आपको पता है, जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो एग्जांपल बोलते हैं सोलर एनर्जी, इसके अलावा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी।
भाई सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, किससे गेन होती है? सूर्य से, सन से। अब ये कभी समाप्त होगा क्या? सूर्य जो सूर्य जी हैं, सूर्य भगवान है, वो कभी ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं आज भी सौर ऊर्जा नहीं दे रहा? तो मतलब सोलर, इनका जो स्टॉक कैसा है, अनलिमिटेड है रिन्यूएबल रिसोर्स का, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, अब हवा है, अब हवा कभी बंद थोड़ी होगी, हवा तो ऑलवेज रहेगी, हमेशा रहेगी। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इन्हें वो हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। अगला रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स कंप्लीट हुआ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी बहुत सारी आप बोल सकते हो जैसे। लेकिन देखो इसमें जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर एक रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? बताओ, रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वाटर का अपन खूब यूज़ करते हैं। बट अगर हम उसको पॉल्यूटेड करेंगे, प्रदूषित करेंगे, उसका बिल्कुल ख़राब तरीके से, अनयूजुअल तरीके से उसका यूज़ करेंगे, तो उससे होगा क्या? अगर उसको वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया आपको, जैसे अपने गंगा रिवर जा रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश होती हुई, जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो कानपुर, हरिद्वार तक तो उसका पानी थोड़ा क्लियर होता है ग्लेशियर से जब निकलता है। लेकिन जो ही कानपुर वगैरह आता है तो यूपी में आते ही बहुत ख़राब हो जाता है, बिहार तक पूरा। क्योंकि उसमें क्या है कि जो गाँव के भी लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, वो क्या है वहाँ पे भैंस वगैरह मिला देते हैं कुछ भी, और वो भी चलो ठीक है, लेकिन जो कारखानों से जो निकलता है ना, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो सारा पानी नदियों में चल जाता है। तो उसकी वजह से, तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स को पॉल्यूटेड करेंगे ना, तो आने वाले समय में जो हमारे लिए यूज़फुल है वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि 100% वाटर में से बहुत कम पानी गया है, बहुत कम परसेंटेज पानी पीने योग्य है। तो ये प्रॉब्लम है रिन्यूएबल रिसोर्स में, जो वाटर है स्पेशली उसके लिए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको यूज़ करना चाहिए वाटर का बड़ी सेफ तरीके से करना है। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी अनवीनीकरण संसाधन, और ये केवल बोलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसको रियल में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। मैं तो देखो मेरी लाइफ में थोड़ा मतलब बताऊँ आपको, तो मैं तो क्या है कि 2 या 3 बाल्टी जितना पानी होता है उससे नहाता हूँ। तो अपन को बस ये यूज़ करना चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, ये नहीं कि भाई पानी को ऐसे ही कर रहे हैं वेस्ट, है ना। अब बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीनीकरण संसाधन, तो ये क्या होता है? दिस नेचुरल रिसोर्स हु कैन नॉट रिप्लेस एंड देयर लिमिटेड स्टॉक। तो ऐसे इनका स्टॉक कैसा है? लिमिटेड है भाई, इनका जो भंडारण है वो कैसा है? लिमिटेड, यानी कभी भी समाप्त हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर हमने इसका सही से यूज़ नहीं किया तो ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका लिमिटेड स्टॉक है। एग्जांपल आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब कैसे संसाधन है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, CNG जो है ना, तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब कैसे हैं? लिमिटेड स्टॉक है इनका और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका अगर हम क्या करेंगे, सही प्रकार से यूज़ नहीं करेंगे, तो ये क्या है, भविष्य में क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अगर एक बार समाप्त हो गए ना, एक्सॉस्टेड हो गए, अगर एक बार क्या हो गए, एक्सॉस्टेड हो गए, यानी समाप्त हो गए ना, अगर यहाँ से अर्थ से, अपनी पृथ्वी से मान लो पेट्रोल है, ठीक है, तो अपना जो पूरा ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? ठप पड़ जाएगा। अभी ख्याल EV आगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ये सब चल गए, बट अगर एक बार एक्सॉस्टेड हो गए तो फिर इनको दोबारा रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम दोबारा इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे भी तो बहुत सारे अपन को कितना लग जाएगा? 1000 ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों साल लग जाएंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो रिसोर्स है वो ये जो रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, कोयला, इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सॉस्टेड अगर इनको ख़त्म करें तो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इनको वापस गेन करने के लिए। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स समझ में आ गया कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, इनका स्टॉक कैसा है? सीमित मात्रा में, लिमिटेड स्टॉक है इनका, ठीक है। अब सेकेंड अपन पढ़ेंगे, वो अपना है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो देखो कोई भी जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कब बनता है? कोई भी जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कब बनता है? उसको रिसोर्स बनाता है ह्यूमन, हम इंसान। कभी भैंस ने बनाई है? कभी मान लो ये गाय कोई भी है, मान लो एनिमल्स है, उन्होंने कभी बनाया क्या? हेलीकॉप्टर बनाया भाई कि भैंस को गाड़ी बना के चाह रही है? ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, कि भाई को टेस्ला गाड़ी बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बनाया है? इंसान, ह्यूमन मेड। तो हमारे अंदर वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल, वो मतलब एक क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो स्किल है कि अपन किसी भी रिसोर्स को, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई भी सिंपल एग्जांपल है, हीरा है, डायमंड है। अब डायमंड की वैल्यू जब तक नहीं है ना, जब तक अपन ने उस वैल्यू को पहचाने नहीं। डायमंड पड़ा रहता है खानों में, नीचे पड़ा रहता है अंडरग्राउंड, भूमि के, लैंड के नीचे, लेकिन हम जब से उसकी माइनिंग नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं खोद के, तब तक उस डायमंड की वैल्यू नहीं है। और उसके निकालने के बाद भी उसको तरासेंगे नहीं। जैसे अपने बड़े बड़े डायमंड मिल रहे हैं गुजरात में, तो जब तक उनको तरासेंगे नहीं उन डायमंड्स को, जब तक उसी का वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब
दिस रिसोर्स कि ऐसे रिसोर्स जिनका अपन क्या करते हैं ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा उसमें कुछ अलग किया जाता है, कुछ उसमें उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है बाय स्किल, टेक्नोलॉजी, लेबर, इन सब से वो क्या करते हैं अपनी स्किल का यूज़ करके उनको क्या करते हैं एक तरीके से उसको रिसोर्स बनाते हैं। तो रिसोर्स को रिसोर्स कौन बनाता है? ह्यूमन। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो, डायमंड ले लो, मैंने बताया भी आयरन और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स जो मानव द्वारा निर्मित रिसोर्स है, ठीक है। ह्यूमन मेड मतलब जिनको रिसोर्स बनाया इंसान ने, ठीक है। अब बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स, मानव रिसोर्स, तो मानव खुद में क्या है? बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि मानव रिसोर्स अगर मानव समाप्त हो गए, अगर अपन यहाँ से समाप्त हो गए तो ये जो और रिसोर्स है कोयला, पेट्रोलियम, किसका क्या काम आएगा? ठीक है, ये गाय के काम थोड़ी आएगा कोयला, पेट्रोलियम, मतलब एनिमल्स के थोड़ी, या फिर किसी प्लांट के थोड़ी काम आता है। तो मेन चीज़ क्या है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स है वही किसी भी जो मतलब एक तरीके से जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू कौन पहचाना है? असली जौहरी कौन है? जो हीरो की वैल्यू समझता है वो है ह्यूमन, मानव। तो मानव खुद क्या है? एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसलिए पहले अपने डिपार्टमेंट में था मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसका नाम कर दिया अभी शिक्षा मंत्रालय, MHRD डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो ये बात है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो अपन लास्ट अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इससे पहले अपन बात करें तो देखो जो पेट्रोल है, तो अब सबसे बड़े दिमाग में आपके माइंड में आना चाहिए पेट्रोल कैसे बना, ठीक है। ये एक थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बुक में भी दिया है और अपन को पता भी होना चाहिए। तो पेट्रोल क्या है? देखो पेट्रोल बना है वो एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल क्या है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। और फ्यूल मतलब ईंधन। भाई कोई भी फ्यूल, अब जैसे हवाई जहाज जा रहा है तो फ्यूल की जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ की ईंधन की जरूरत पड़ती है, सबको अपनी गाड़ी चलाएंगे ईंधन, पेट्रोल, ठीक है, तो इनका यूज़ होता ही है। तो ये फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। अब फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? तो फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिमेन्स ब्यूरिड ऑफ डेड प्लांट्स, इसके अलावा अपने एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो मृत क्या होते हैं? प्राणी होते हैं, मृत एनिमल, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, मृत ह्यूमंस होते हैं, तो इनके जो रिमेन्स है सड़े गले, तो उनसे मिलकर बनता है पेट्रोल। अब इस प्रोसेस को अगर अपन समझ लेते हैं तो देखो पेट्रोल निर्माण कैसे हुआ। आज से लगभग 1000 ईयर अगो, यानी लगभग हज़ारों साल पहले क्या हुआ कि जो प्लांट, एनिमल, ये सब जब नीचे ज़मीन में धंस गई तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण अब ये नीचे धरती पे जमे, तो अपन जानते हैं कि धरती में क्या होगा? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है। भाई कभी आप देखोगे तो जो दलकर में जाते हो आप, मतलब आप अंडरग्राउंड कोई बनाते हो तो उसमें जब अपन थोड़ी गर्मी लगती है ना बहुत ज़्यादा, अगर हम और नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण जब ये प्लांट्स और एनिमल जब नीचे दबे तो ये हाई उच्च तापमान, उच्च दाब के कारण किस में कन्वर्ट हो गए? ये जो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गई, पेट्रोल, कोयल, इनमें सब क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो कौन? ये जो ब्यूरिड डेड प्लांट्स एनिमल्स, ये 1000 वर्ष तक सड़ते गलते रहे और तब जाके सोचो अपन को क्या मिला? पेट्रोल। तब जाके अपन कोयला मिला। तो इन सब का बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो आगे, अब अपन पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये अपना लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, उसका पूरा एक सार समरी आ जाएगी, समरी ऑफ द चैप्टर रिसोर्स। अब मैं बात करूँ क्या होता है, तो आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से क्या समझते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सिंपल समझता है। इससे पहले अपने एक टॉपिक और दे रखा है रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका नाम जानते हो? संसाधन संरक्षण, यानी हमें जो भी रिसोर्स है उनको करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो रिसोर्स कंजर्वेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि वी कैन कंजर्व द रिसोर्स विद केयरफुली एंड जुडिशली, यानी हमें सावधानीपूर्वक और जुडिशली यानी न्यायपूर्वक, जितना अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना बता रखा है, जितना न्याय में अपने जुडिशल में बोल रखा है, उसी प्रकार से अपन को यूज़ करना चाहिए। ये नहीं अपन को मान लो एक पेड़ काटने वालों में दे दिया, अपन ने पूरा जंगल ही काट डाला, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपन को जो जुडिशली, जो केयरफुली उस प्रकार से कंजर्व करना रिसोर्सेज को क्या कहता है? रिसोर्स कंजर्वेशन। अब अपन बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसका मीनिंग क्या है? तो सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का मतलब है भाई क्या है, सिंपल समझो, कंजर्व द रिसोर्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वी कैन यूज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी हमें रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ
रिसोर्स, ठीक है, इनमें क्या करना चाहिए, बैलेंस, क्या करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्स को कंजर्व करके रखना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सारे बच्चों में क्लास में जब पढ़ा रहा था तो कई को समझ में नहीं आया सतत विकास क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, बैलेंस बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की उपलब्धता और यूज ऑफ रिसोर्स का यूज, संसाधन का प्रयोग, इनमें क्या करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ी, भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको कंजर्व, इनको संरक्षित करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। यही क्या कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं इनका, देखो इनका अपन अभी तो इसमें अब बस छोटा सा और बाकी है थोड़ा सा, तो फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनका हमें खुद तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनकी जो अवेलेबिलिटी कम है तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन में इनका यूज़ कर सके, आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, कंटिन्यूअस, मतलब डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके आप समझो। अब आगे देखो, सबसे जो बेस्ट फार्मूला है वो क्या है, तो इसका 3R फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। 3R फार्मूला है, 3R। पहले R का मतलब है रिड्यूस, ठीक है, पहला R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब है रिसाइकल, और नंबर 3 है उसका मतलब है रीयूज़। तीनों का मीनिंग अपन 1 by 1 समझते हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है, ठीक है, 3R फार्मूला में रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है। जैसे मान लो अपन रिसोर्स, जैसे कोयला, पेट्रोल, इसको कैसे बचा सकते हैं, पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, या डीजल को कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो अपने घर से, अब घर से आप ऐसे नहीं कि आप अलग गाड़ी ले जाओ, ठीक है, आपके बच्चे अलग गाड़ी लेके जा रहे हैं, घर वाले अलग हैं, तो सब अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे। इससे बढ़िया अपन क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कैसे है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके हम कम कर सकते हैं ना भाई। जैसे अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे तो बहुत सारा पेट्रोल बढ़ेगा, 3-4 लीटर, इकोनॉमिक भी ज़्यादा, आर्थिक रूप से भी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी अगर सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, यातायात का, सार्वजनिक यातायात, जैसे बस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गया, बस आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, बस आ गया, या कोई ऐसी मिनी बस आ गई, यानी है ना, तो बस का अपन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक कार में सब लोग बैठ के जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अपन रिड्यूस कर सकते हैं ना, कम कर सकते हैं, ठीक है, जो रिसोर्स है उनका यूज़ अपन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इससे। दूसरा रिसाइकिल। अब रिसाइकिल का मतलब क्या है, जैसे अपना पेपर्स होती है, ठीक है, या मैगजीन हो गई, मैगजीन्स, ठीक है, इसको अपन तो खैर रिसाइकिल करते ही हैं, तो इनको अपन बार बार यूज़ ले सकते हैं भाई। एक बार पढ़ लिया अपन ने, फिर अपने कोई और यूज़ आ गया, ठीक है। जैसे मैं तो क्या है, कई बार रफ कॉपी इसकी बना लेता था, जो मैगजीन्स या पेपर्स हैं इनकी रफ कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। मान लो कोई, या फिर किसी और के काम, जैसे अपन कुछ रख के ले जा रहे हैं तो अपन अलग से पेपर मंगवाते हैं, ठीक है, अलग से सिल्वर पेपर, अलग अलग पेपर्स मंगवाते हैं। इससे बढ़िया जैसे अपन पेपर मैगजीन में खाना वाना रख के जो भी, तो मतलब उन चीज़ों को अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी एक तरीके से। या फिर पेपर मैगजीन से बोतल होती है पानी की, अपन कई बार फेंक देते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको उठा के और वहाँ पे जो फैक्ट्री में ले जाते हैं ना, फिर क्या होता है, उसी बोतल को वापस से उसमें पानी पैक करके दोबारा उसको साफ़ सुथरी करके एकदम क्लियर करके और उसको वो करते हैं। ये रिसाइकलिंग कहलाता है, रिसाइकिल, पुनर्चक्रण। अगर रीयूज़ का मतलब क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हो, अपना जो ओल्ड बैग है या पुराना बैग है उसका बार बार यूज़ कर सकते हो ना भाई। आप अभी मान लो 8th क्लास में हो, अब 8th क्लास में हो तो आपने अपना नया बैग लिया है, मान लो अब यानी 9th क्लास में आते हैं, अरे पापा मुझे दोबारा नया बैग दिलाओ, फिर 10th क्लास में नया बैग, तो कितने सारे बैग हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, जो ओल्ड बैग है, पुराना बैग, उसका ही 2-3 बार क्या कर देंगे, रीयूज़, पुनः उपयोग कर लेंगे उसका। तो ये 3 फार्मूला है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। अब इसके साथ साथ आपकी बुक में एक और दे रखा है, एक टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के सिद्धांत। वो कोई अलग नहीं है, जब तक पढ़ा है वही है। पहला सिद्धांत क्या करता है, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वापस से मीनिंग समझना, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधनों की कम से कम यूज़ करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज कम से कम करना प्राकृतिक संसाधनों का यूज़। दूसरा है इन्फ्लुएंस द बायोडाइवर्सिटी या इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, जानवर है, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी, उतने हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट है इकोसिस्टम। तो हमें इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी जो अपना तंत्र है, जो पूरा बना हुआ है, उसको अपन को क्या करना चाहिए,
बढ़ावा देना चाहिए, इंक्रीजमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो 4th पॉइंट है, तो इनको केवल ये नहीं बातों तक सीमित रखें, जैसे हम केवल बोल रहे हैं, हमें वास्तव में रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, नंबर 4th पॉइंट क्या कर सकते हैं, हाँ, चेंज ओवर एटीट्यूड फॉर द इन्वायरमेंट। पर्यावरण की तरफ अपना जो नज़रिया है उसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अलग से। किस प्रकार से जो अपन ने अपना एटीट्यूड बना हुआ है ना एक पर्यावरण की तरफ, उसको अलग एक अलग यानी पर्यावरण को अपन बचा कर सकते हैं। सेव द सॉइल, मिट्टी को बचा सकते हैं। सेव वाटर, ठीक है। आपने बहुत सारे पोस्ट जरूर देखे हुए हैं, लेकिन हमको रियल लाइफ में उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और नंबर 5th जो भी मैंने पूरा समझाया, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ और रिसोर्स कंजर्वेशन, इस पर अपन को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार अपना चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।